So my very first online lecture is on the chapter serially 8 from 12th NCERT book, Health and Disease. I shall be using all the 3 languages, that's Marathi, Hindi and English. So understanding shall not be a problem. You do only a thing, you focus. See, the topic is human health and disease. तो इंट्रोडक्शन पार्ट मध्ये पहिले आपल्याला पाहायचं आहे कि हेल्थ म्हणजे काय. पहले के लोग ये मान के चलते थे, समझते थे कि हेल्थ का मतलब कि मुझे कोई डिसीज नहीं है, मतलब मैं हेल्दी हूं. सो एब्सेंस ऑफ डिसीज इज हेल्थ. It was traditionally thought. But World Health Organization, you call it as WHO, it was established in 1948, whose headquarters is at Geneva, Switzerland. They said no, health is not a mere absence of disease. Health is a state of complete physical, mental and social well-being. मतलब कि कोई व्यक्ति को डिसीज नहीं है इसलिए वो हेल्दी है, ऐसा नहीं. अगर वो फिजिकली फिट है, वो मेंटली साउंड है, वो सोशली वेलबींग है, तो वो हेल्दी है. तो व्हाट मेक्स अस हेल्दी, वो क्या चीज है जिसके होने से हमें हेल्थ मिलती है. तो मैंने यहां लिखा है व्हाट गिव्स अस हेल्थ. तो नंबर 1, one should have a balanced diet, regular exercise, personal hygiene or cleanliness, stay away from bad habits and addictions, and it is the positive attitude of mind. That's very important. मन की स्थिरता होनी चाहिए. That is a positive attitude. या 5 गोष्टीमुळे आपल्याला हेल्थ मिळतं. मग व्हॉट कॉजेस द डिसीज. तो पहिले व्हॉट इज डिस इज, हा जो शब्द आहे ना, डिस इज, तो डिस म्हणजे विदाउट, इज म्हणजे कम्फर्ट. सो विदाउट कम्फर्ट. पण त्याची डेफिनेशन आहे एनी इंटरप्शन in a normal functioning of the body leading to discomfort. म्हणजे आपल्या बॉडीचं जे फंक्शनिंग आहे, सर्क्युलेशन असेल, एक्सक्रीशन असेल, न्यूरल कंट्रोल असेल, केमिकल कंट्रोल असेल, ते हे जे फिजिओलॉजी आहे, हे जे फंक्शनिंग आहे, याच्यात जर कुठलं इंटरप्शन झालं आणि त्याच्यामुळे जर डिस्कम्फर्ट झालं, त्याला म्हणतात डिसीज. आता पहा, आपण पाहिलं व्हॉट इज हेल्थ. इट इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबीइंग. व्हॉट इज डिसीज? इट इज एनी इंटरप्शन इन द नॉर्मल फंक्शनिंग लीडिंग टू डिस्कम्फर्ट. मग आपण पाहिलं व्हॉट गिव्स अस हेल्थ. वो जो मैंने 5 चीजें बताई. बैलेंस डाइट का होना, रेगुलर एक्सरसाइज होनी जरूरी है, पर्सनल हाइजीन और क्लीनलीनेस, स्टे अवे फ्रॉम बॅड हॅबिट्स अँड ॲडिक्शन. आणि 5वी गोष्ट सांगितली की ज्याचा पॉझिटिव्ह अटिट्यूड आहे, नकारार्थी विचारसरणी नाही पाहिजे. निगेटिव्ह अटिट्यूड चांगली गोष्ट नाही. आता आपल्याला पाहायचं आहे क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज. नो व्हाय. सी, अ ह्यूमन बॉडी is a tank of diseases. There are hundreds and thousands of diseases. तो समजा आपण जोपर्यंत डिसीजला क्लासिफाय नाही करत, तोपर्यंत आपण डिसीज समजून नाही घेऊ शकत. तो there is a separate branch of say biology that deals with only classification of the disease, that is called nosology. जसं pathology is a study of disease, nosology deals with the classification of the disease. आता आपण असं करू
कि दुनिया भर के जो डिसीजेस है, समझो वो यहां है, हजारों रोग। तो जितने डिसीज होंगे वो सिर्फ दो प्रकार के हो सकते हैं। यदि जन्म से है, राइट फ्रॉम द बर्थ, जन्मापासून असेल, तो इट इज कॉल्ड कंजेनाइटल डिसीजेस, दैट इज राइट फ्रॉम द बर्थ। तो जो जो रोग किसी को हुए हैं जन्म से, दे आर कॉल्ड कंजेनाइटल डिसीज। आणि असे सगळे रोग जे जन्मापासून नव्हते पण जे जन्मानंतर झाले, आफ्टर बर्थ, त्यांना म्हणतात अक्वायर्ड डिसीज। तो फर्ज करो कि 1000 रोग है, तो 100-200 कंजेनाइटल होंगे और बाकी बचे अक्वायर्ड होंगे। म्हणजे डिसीज को हमने दो कैटेगरी में डाला। तो पहले कंजेनाइटल डिसीज, डेफिनेशन, द डिसीज those are present right from the birth are called congenital diseases. पण मग असं कसं की जन्मापासून रोग झाले? तो जेवढे रोग जन्मापासून असतात ते दोन प्रकारचे असतात। एक तर ते एन्व्हायरमेंट मुळे झाले असतील, सो दे आर एन्व्हायरमेंटल कंजेनाइटल डिसीजेस। नहीं तर हो सकता वो जेनेटिक होंगे, सो दे आर जेनेटिक कंजेनाइटल डिसीजेस। तो फिर दोनों कंजेनाइटल है, दोन्ही जन्मापासून आहे। मग फरक काय आहे? जेवढे जन्मापासून होणारे रोग हे एन्व्हायरमेंटल असतील ना, तर ते ट्रान्समिट नाही होणार जनरेशन टू जनरेशन। फॉर एक्झाम्पल, फाटलेले ओठ म्हणजे हेअर लिप, फाटलेला टाळू म्हणजे क्लेफ्ट पॅलेट। सो हेअर लिप, क्लेफ्ट पॅलेट, हे जे कंजेनाइटल डिसीज आहे हे एन्व्हायरमेंटल आहे, म्हणजे हे ट्रान्समिट होणार नाही। फॉर एक्झाम्पल, एखाद्या व्यक्तीला जर हेअर लिप किंवा क्लेफ्ट पॅलेट असेल, तो या व्यक्तीच्या मुलांना तो ट्रान्समिट नाही होणार। म्हणजे एन्व्हायरमेंटल कंजेनाइटल डिसीजेस हे हेरिटेबल नसतात। एक्झाम्पल, हेअर लिप, क्लेफ्ट पॅलेट। अजून एक थॅलिडोमॉसिस नावाचा डिसीज है। सो बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको अपर आर्म रहता है और हैंड रहता है, उसको 4 आर्म नहीं होते, तो हाथ छोटे होते हैं। दैट इज कॉल्ड थैलिडोमॉसिस। इट इज आल्सो एन्वायरमेंट कंजेनाइटल डिसीज। नाउ जेनेटिक कंजेनाइटल डिसीज म्हणजे रोग जन्मापासून तर आहे पण तो एन्व्हायरमेंटल नाही आहे, तो जेनेटिक आहे। मग इट इज गोइंग टू बी हेरिटेबल अँड परमनंट। इट विल ट्रान्सफर फ्रॉम पेरेंट्स टू देअर ऑफस्प्रिंग, जनरेशन टू जनरेशन। मग आता जेनेटिक कंजेनाइटल डिसीजला मी 2 कैटेगरी मध्ये टाकले। मग है तो जेनेटिक, फिर 2 कैटेगरी क्यों? आता पहा, हे जे जेनेटिक कंजेनाइटल डिसीज असतात, यदि इसका कारण कोई सिंगल जीन है, उसमें म्यूटेशन हुआ, या ये भी हो सकता कि वो क्रोमोसोमल एब्रेशन है। लेट मी एक्सप्लेन। तो देखो, ये जो मार्कर है, मान के चलो कि ये क्रोमोसोम है। हमारे हर सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर ऐसे क्रोमोसोम है 46। तो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें जो 46 क्रोमोसोम है, उसमें से 23 हमें प्राप्त होते हैं हमारी माता से, ऐसे 23, और 23 हमें प्राप्त होते हैं हमारे पिता से। तो मान के चलो कि 23 माता से आए और 23 पिता से आए, हो गए 46। अब ये जो क्रोमोसोम रहते, इस पे जीन्स बैठे हैं। नाउ कंसीडर दिस मार्कर एज अ क्रोमोसोम, एंड ये जो मेरे नाखून है, मान के चलो कि वो जीन्स है।
तो एक क्रोमोझोम पे अनेक जीन्स रहते किंवा जो बेंच असतो तो समजा क्रोमोझोम, त्याच्यावर बसलेले जे विद्यार्थी असतात ते जीन्स आहे. किसी को अगर कंजेनाइटल डिसीज है, मतलब जन्म से कोई रोग है, तो अब ये जन्म से जो रोग है वो जेनेटिक है, मतलब वो परमानेंट होने वाला है अब आगे. तो अब वो सिंगल जीन म्यूटेशन से हुआ, मतलब कि हमारे माता पिता से हम लोगों को जो 46 क्रोमोसोम, हमारी माता और पिता से हमें जो 23 क्रोमोसोम आए, तो किसी क्रोमोसोम पे बैठा कोई जीन जो है अगर उसमें चेंज हुआ तो दैट इज अ जीन म्यूटेशन. तो किसी रोग का कारण ये भी हो सकता कि 23 क्रोमोसोम फ्रॉम मदर, 23 क्रोमोसोम फ्रॉम फादर, उस पे बैठे माता पिता के जीन से और किसी जीन में बदलाव हुआ. द चेंज इन द जीन इज कॉल्ड सिंगल जीन म्यूटेशन. तो सिंगल जीन म्यूटेशन मुळे कोणते रोग असतात? आता पहा, आपल्याला जे आईकडून 23 क्रोमोझोम येतात त्याच्यातले 22 ऑटोझोम्स असतात. या क्रोमोझोमला काही देणं घेणं नाही कि तुम्ही मुलगा आहात की मुलगी. मतलब कि आपके हमारी माता से जो 23 क्रोमोझोम हमको आए उसमें से ऐसे 22 है जो ऑटोझोम्स है, उनको हमारे सेक्स के साथ कोई लेना देना नहीं, और एक है सेक्स क्रोमोसोम. तो हम सबको हमारी माता से एक्स नाम का सेक्स क्रोमोसोम आया, और वडिलांकडनं जे 23 क्रोमोसोम आले त्याच्यातले 22 ऑटोझोम्स हैं. उन्हें कोई लेना देना नहीं कि आप लड़का है या लड़की है, और एक जो है वो सेक्स क्रोमोसोम है. तो आप में से जितने लोग, जितने स्टूडेंट बॉयज हैं, उनको माता से 22 ऑटोझोम, पिता से 22 ऑटोझोम, हो गए 44 ऑटोझोम. और जो बॉयज है उनको माता से X और पिता से Y आया. जो बच्चियां हैं हमारी, उनको माता से 22, पिता से 22, हो गए 44 ऑटोझोम. उनकी माता से X नाम का सेक्स क्रोमोसोम और पिता से भी X नाम का सेक्स क्रोमोसोम आया. और ये 23 और 23 क्रोमोसोम पे जीन्स बैठे हैं. इसमें से किसी भी जीन में अगर म्यूटेशन हुआ तो दैट इज कॉल्ड सिंगल जीन म्यूटेशन. अब जिस जीन में बदलाव हुआ, क्या वो ऑटोझोम पे बैठा है या फिर सेक्स क्रोमोसोम पे बैठा है? यदि वो किसी ऑटोझोम पे बैठा है तो दैट इज ऑटोजोमल. सिंगल जीन म्यूटेशन से होने वाला कंजेनाइटल डिसीज. आई शैल एक्सप्लेन. सभी ने सुना है सिकल सेल एनीमिया के बारे में. तो समजा एखाद्या व्यक्तीला अनफॉर्च्युनेटली सिकल सेल एनीमिया नावाचा डिसीज आहे. मग हा जो सिकल सेल एनीमिया नावाचा डिसीज आहे हा जन्मापासून आहे, म्हणजे कंजेनाइटल आहे. हा रोग जेनेटिक ओरिजिनचा आहे, म्हणून जेनेटिक. या जीनचं कारण आहे, एक या डिसीजचं कारण आहे की एका जीन मध्ये चेंज आला होता, म्हणजे तो जन्मापासूनही झालाय, तो जेनेटिकही आहे आणि सिंगल जीन म्यूटेशन मुळे झालेला आहे. मग आता तो जो सिकल सेल एनीमिया वाला वो जीन है, वो जीन बैठा है 11वें क्रोमोसोम पे, और 11वां क्रोमोसोम तो ऑटोसोम है. मां से 22 आए थे, पिता से आए थे. आईकडचा पहिला, वडिलांकडचा पहिला, आईकडचा दुसरा, वडिलांकडचा दुसरा. ऐसे करते करते मां से 22वां, पिता से 22वां. तो 11वीं जो जोड़ी है उस पे सिकल सेल एनीमिया वाला जीन बैठा है.
तो वो हो गया ऑटोसोमल। सेकेंड, थैलेसीमिया। हम सभी ने थैलेसीमिया के बारे में सुना है कि कुछ दुर्भाग्यवश ऐसे बच्चे होते हैं जिनको हर 2 महीने में 3 महीने में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना जरूरी होता है। अब इसकी वजह क्या है? तो थॅलेसेमिया काय आहे? डिसीज। हा कंजनायटल आहे म्हणजे जन्मापासून, हा जेनेटिक ओरिजिनचा आहे म्हणजे परमनंट आहे। याचं कारण आहे क्रोमोझोमवर बसलेला सिंगल जीन, आणि तो जीन जो बसलाय तो ऑटोझोमवर आहे। तो एक थॅलेसेमिया अल्फा असतो, उसका जीन 16वें नंबर के क्रोमोसोम पे है, और एक थैलेसीमिया बीटा रहता, उसका जीन 11वें नंबर के क्रोमोसोम पे रहता। ऐसे ही सिस्टिक फाइब्रोसिस, फिनिल केटोन यूरिया PKU, हंटिंगटन्स डिसीज, ये सब डिसीज जो मैंने बताए ये कंजेनाइटल है, जेनेटिक है, और इसकी जड़, वजह, कारण क्रोमोसोम पे बैठा कोई सिंगल जीन है। जैसे किसी बेंच पे 6 बच्चे बैठे हैं और शरारती एक बच्चा है, तो दोष उस बेंच का नहीं है। वैसे ये जो डिसीजेस है इसकी वजह है सिंगल जीन म्यूटेशन। अब सिंगल जीन म्यूटेशन बट सेक्स लिंक्ड, जेवढे मुलं असतील, बॉयज, उनको माता से X, पिता से Y, इसलिए वो लड़के हैं। जितनी हमारी बच्चियां हैं, माता से X, पिता से भी X, तो सेक्स लिंक्ड जो डिसीजेस है, आई एम सॉरी, थोड़ा ये टेबल लिखने में गड़बड़ी हुई। अभी कट कर, वो थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ी हुई थी। तो अब देखो, हमने कहा सिंगल जीन म्यूटेशन म्हणजे क्रोमोझोमवरच्या एखाद्या जीन मध्ये म्यूटेशन आलं, तर हा जीन जर या 22 पेयर पैकी कुठल्या एका क्रोमोझोमवर असला, ऑटोझोमल, बरोबर, वो जो म्यूटेंट जीन है, यदि वो X पे है या फिर Y पे है, तो उन्हें हम लोग कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। तो अगर म्यूटेंट जीन सेक्स क्रोमोसोम पे बैठा है तो इट इज सेक्स लिंक्ड कंजेनाइटल डिसीजेस। पहला एग्जांपल, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस इज inability of a person to distinguish the shades of red and green colors. म्हणजे काही व्यक्ती अशा असतात की ज्यांना लाल आणि हिरवा यामध्ये भेद नाही कळत, त्यांना ते मातीसारखे ग्रे दिसतात। तो हा जो कलर ब्लाइंडनेस नावाचा एक डिसीज आहे, हा जन्मापासून आहे, म्हणजे कंजेनाइटल। हा डिसीज जेनेटिक आहे, म्हणजे परमनंट, म्हणजे आई वडिलांपैकी कोणाला कलर ब्लाइंडनेस असेल तर पुढच्या पिढीत जाईल। याचं कारण आहे सिंगल जीन म्यूटेशन, क्रोमोझोमचा दोष नाही, आणि हा सिंगल जीन X क्रोमोझोमवर बसलेला आहे। सो कलर ब्लाइंडनेस हा सेक्स लिंक्ड डिसीज आहे। हिमोफिलिया, सो व्हेन देयर इज अ कट accidental, so bleeding start, but within 2 to 6 minutes automatically the bleeding stop. म्हणजे हाताला जर चाकू किंवा काहीतरी लागलं शार्प तर रक्त येतं, पण हे रक्त 2 ते 6 मिनिटात बंद होतं, रक्त गोठतं। ज्या लोकांना हिमोफिलिया असतो ते कीप्स ब्लीडिंग, सो डिलेड क्लॉटिंग और ब्लड डू नॉट क्लॉट, हा जो रोग आहे हिमोफिलिया,
इट इज देअर इन द रॉयल फॅमिली ऑफ इंग्लंड. याला कधी कधी क्रिसमस डिसीज असंही म्हणतात. तो कलर ब्लाइंडनेस, हिमोफिलिया, मायोपिया. मायोपिया म्हणजे शॉर्ट साइटेडनेस, अगदी जवळचं दिसतं, थोडंही दूरचं दिसत नाही. दॅट इज मायोपिया. मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी, when the locomotion movement topic was taught to you, at that time the last portion was disorder. One of the muscle disorder was muscular dystrophy. It is a genetic disease, a muscle destroying disease. म्हणजे ह्या ज्या स्केलेटल मसल्स आहेत याच्यातला इंडिव्हिज्युअल एक एक मसल सेल डिस्ट्रॉय होतो. तो ड्युशिन मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी हा एक डिसीज येतो. तो कलर ब्लाइंडनेस, हिमोफिलिया, मायोपिया, मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी हे जे सगळे डिसीजेस आहेत हे सिंगल जीन म्युटेशन मुळे झाले. पण हा जीन बसला सेक्स क्रोमोझोमवर. सिकल सेल एनेमिया, थॅलेसेमिया, सिस्टिक फायब्रोसिस, फिनिलकेटॉन्युरिया, हंटिंग्टन्स डिसीज हे सुद्धा सिंगल जीन म्युटेशन मुळे झाले. पण हे जे म्युटंट जीन आहे हे 22 पेअर ऑफ ऑटोझोम पैकी कोणत्यातरी ऑटोझोमवर आहे. जसं मी सांगितलं की सिकल सेल एनीमिया का जीन 11वें क्रोमोझोम पे है, थैलेसीमिया अल्फा का 16वें पे, थैलेसीमिया बीटा का 11वें पे, सिस्टिक फाइब्रोसिस का 7वें क्रोमोझोम पे है, फिनिलकेटॉन्यूरिया का शायद 12वें क्रोमोझोम पे है, हंटिंगटन्स का 4थे क्रोमोझोम पे है. अब देखिए 4था, 7वां, 11वां, 16वां ये सारे ऑटोजोम्स हैं. और ये जो है इस साइड में ये सिंगल जीन बैठे हैं एक्स क्रोमोझोम पे या फिर वाय क्रोमोझोम पे, मतलब सेक्स लिंक्ड. तो आता आपण पाहिलं की डिसीजेस जे जन्मापासून असतात ते कंजनायटल असू शकतात, इन्वायरमेंटल म्हणजे माता की कोख में जो बच्चे को एक वातावरण मिलता उसमें कोई गड़बड़ी हो गई, या तो किसी गरोदर महिला ने ऐसे गोलियों का सेवन किया जो नहीं करना चाहिए था, या फिर कोई हजार्डस रेडिएशन, उससे ये डिसीज होता. मैंने कहा हेयरली क्लेफ्ट पैलेट. जेनेटिक माने परमानेंट, ये परमानेंट नहीं होते. अब जो जेनेटिक डिसीज है उसकी वजह है सिंगल जीन म्युटेशन. म्हणजे क्रोमोझोमचा प्रॉब्लेम नाही, क्रोमोझोमवर जे जीन बसलेले असतात त्या जीन मध्ये गडबडी झाली. तो जो क्रोमोझोम है जिस पे वो बैठे हैं वो ऑटोजोम हो सकता या सेक्स क्रोमोझोम हो सकता. अब जेनेटिक कंजनाइटल डिसीज बट बिकॉज ऑफ क्रोमोझोमल एब्रेशन. जसं मी सांगितलं कि एखाद्या बेंचवरती 6 विद्यार्थी बसले और उसमें एक शरारती है. अब वो बेंच का प्रॉब्लम नहीं है, उस एक स्टूडेंट का प्रॉब्लम है. तो वो एक माने सिंगल जीन म्यूटेशन. और कभी कभार वो 5-6 बच्चे सारे शरारती है, मतलब वो बेंच जो है वो पूरा ही शरारती है. तो वैसे ही सिंगल जीन का प्रॉब्लम नहीं, अब क्रोमोसोम का ही प्रॉब्लम है. तो इसे कहते क्रोमोसोमल एब्रेशन या अनयूप्लॉइडी. देखो मैंने कहा कि हमारे शरीर में हर सेल के न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम है. उसमें से 23 केम फ्रॉम द मदर. तो फर्ज करो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां ऐसे करते करते 23वां, और पिता से भी 23 है. सो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां ऐसे करते करते 23. तो पहिला 2 वेळा, दुसरा 2 वेळा, तिसरा 2 वेळा, चौथा 2 वेळा, 5वा 2 वेळा
असं करत करत 23वां भी 2 बार, मतलब हो गए 46। अब ये जो 1 से 23 है इसको कहते हैं n इज इक्वल टू 23, म्हणजे एक सेट जो पिता से आया 1 से लेके 23 तक n इज इक्वल टू 23, मतलब दूसरा सेट। तो हमारे शरीर की हर सेल के न्यूक्लियस में 23 क्रोमोसोम मां से आया 1 से, और एक पिता से आया 23 का, हो गए 2 सेट। तो 2 सेट है, इसलिए हमारी हर सेल है डिप्लॉइड। डिप्लॉइड माने 2 सेट, डाइजिनोमिक। अब सो n प्लस n ट्वाइस n, 23 प्लस 23 46, मतलब हर सेल में है 46 क्रोमोसोम। अगर इन 46 क्रोमोसोम में कोई क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया, मतलब 46 प्लस 1, या कोई क्रोमोसोम कम हो गया, मतलब 46 माइनस 1, तो एडिशन ऑफ क्रोमोसोम और डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम 2 सेट, जैसे यहां देखो पहली जोड़ी दूसरी जोड़ी ऐसे करते करते 23 जोड़ी है, तो एक आध क्रोमोसोम कम हो गया या एक आध क्रोमोसोम ऐड हो गया, इसको हम लिखेंगे 2n is equal to 46 is normal, but 2n plus 1 मतलब 2 सेट में एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, तो अब क्रोमोसोम तो हो जाएंगे 47, या ट्वाइस n माइनस 1, तो अब हो जाएंगे 45। तो एडिशन और डिलीशन of a single chromosome or pair of chromosome in the normal 46 is called aneuploidy। आपको एक टॉपिक है हेरेडिटी एंड वेरिएशन, उसमें ये वाला पोर्शन जो है बहुत ज्यादा डिटेल में है। इथे मला काय शिकवायचंय, आपण शिकतो आहे दुनियाभरचे जे डिसीज आहे त्याचं क्लासिफिकेशन। तो सध्या आपण ते डिसीज पाहतोय जे जन्म से असतात, म्हणजे राईट फ्रॉम द बर्थ, कंजनायटल। मग कंजनायटल मध्ये इन्व्हायरमेंटल, जेनेटिक, जेनेटिक मध्ये सिंगल जीनचा प्रॉब्लेम किंवा क्रोमोझोमचा प्रॉब्लेम। क्रोमोझोमचा प्रॉब्लेम म्हणजे 46 क्रोमोझोम सगळ्यांना असतात, एखाद क्रोमोझोम एक्स्ट्रा असणे किंवा एखाद क्रोमोझोम कमी असणे। तो तेव्हा आपण जेव्हा तो टॉपिक पाहू तेव्हा हे डिटेल मध्ये पाहू की ट्वाइस n प्लस 1 इज ट्राइसोमी, ट्वाइस n माइनस 1 इज मोनोसोमी। तो यहां पर मुझे उसके डिटेल में नहीं जाना है, नहीं तो हेल्थ एंड डिसीज टॉपिक रह जाएगा और वो जेनेटिक्स ही आपका शुरू हो जाएगा। तो अब कौन से वो डिसीज है जो क्रोमोसोमल एब्रेशन माने अन्यूप्लॉइडी से होते हैं? हर किसी ने सुना है डाउन सिंड्रोम, मतलब ऐसा लड़का या लड़की जिसके फेशियल फीचर्स नॉर्मल नहीं है, लार्ज हेड, फ्लैटेंड नसल, ये जो जॉइंट है वो, एपिकैंथियल स्किन फोल्ड्स, ड्रूपिंग आईलिड्स, मेंटल रिटार्डेशन। तो डाउन सिंड्रोम नाम का एक डिसीज है। उसकी वजह है, मुझे बताइए कि मैंने कहा है कि हर सेल के न्यूक्लियस में है 46 क्रोमोसोम, हर क्रोमोसोम 2 बार है, पहला 2 बार, दूसरा 2 बार, तीसरा 2 बार, ऐसे करते करते 23वां भी 2 बार। जिन बच्चों में 21वां क्रोमोसोम 3 बार होता है, सो ट्राइसोमी ऑफ 21st, इसे कहते डाउन सिंड्रोम। ये नीट क्वेश्चन है, पर ये जाता है जेनेटिक्स वाले पार्ट में, तो अभी हमको डिस्कस नहीं करना। सिर्फ डाउन सिंड्रोम इज अ कंजेनाइटल डिसीज, इज अ जेनेटिक डिसीज बिकॉज ऑफ क्रोमोसोमल एब्रेशन दैट इज अनयूप्लॉइडी। वैसे ही
क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। अब ये ऐसा व्यक्ति है जो है तो पुरुष, बट उसके कैरेक्टर्स जो है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर वो किसी महिला के होते हैं। तो उनमें 47 क्रोमोसोम रहते हैं, माने हर क्रोमोसोम 2 बार रहता। सिर्फ वो 23वां जो होना चाहिए था लड़के में एक्स एंड वाई, वो हो जाता एक्स एक्स वाई। ऐसा ही एक टर्नर सिंड्रोम है, इस व्यक्ति में 45 क्रोमोसोम रहते हैं, माने ट्वाइस एंड -1। तो हर क्रोमोसोम 2 बार है, तो फिर 6 क्रोमोसोम भी 2 बार होने चाहिए, पर उनमें एक ही एक्स रहता है। तो दैट इज टर्नर सिंड्रोम। ऐसा व्यक्ति फिनोटिपिकली तो फीमेल होता है, बट फीमेल के सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर नहीं होते। लेट अस टेक अ स्टॉप हियर।